गुड मॉर्निंग। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में हमने बताया था हॉस्पिटल क्या होते हैं, कितने टाइप के हॉस्पिटल है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ गवर्निंग बॉडी। इन सब के बाद आता है कि हमारे हॉस्पिटल का एक ऑब्जेक्टिव फिक्स है। हमारा हॉस्पिटल का ऑब्जेक्टिव होता है टू इम्प्रूव हेल्थ केयर ऑफ सोसाइटी एंड कम्युनिटी। इसके बाद आता है कि जो हमारी गवर्निंग बॉडी है, गवर्निंग बॉडी का क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले गवर्निंग बॉडी का फंक्शन आता है टू अपॉइंट हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर। गवर्निंग बॉडी क्या करता है कि एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर की अपॉइंटमेंट करता है, जो पूरे हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन देखता है। ये एडमिनिस्ट्रेशन में क्या आता है, हेल्थ रिलेटेड, पब्लिक रिलेटेड, जो भी इशूज है, कोर्ट का अगर कोई मैटर आता है, ये सारी चीज़ें कौन देखता है, जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उसका गवर्निंग बॉडी है। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, टू स्टेब्लिश ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल। जो हमारा हॉस्पिटल का ऑब्जेक्टिव है उसको स्टेब्लिश करता है। थर्ड फंक्शन क्या होता है गवर्निंग बॉडी का, टू आंसर क्वेरीज, टू आंसर अबाउट क्वेरीज आस्क्ड बाय कोर्ट इन कोर्ट मैटर। कोई भी अगर क्वेरी है उसका आंसर देता है, अगर वो कोर्ट रिलेटेड कोई मैटर है तो। टू सैंक्शन द प्लान्स एंड बजट ऑफ हॉस्पिटल। जो हमारा हॉस्पिटल क्या रहता है, एक बजट रहता है, एक प्लान रहता है, उस बजट के अकॉर्डिंग हमारा हॉस्पिटल फंक्शन करना है। सपोज कोई हमें नया डिपार्टमेंट ओपन करना है या कोई भी न्यू मशीन हमको ऑर्डर करना है, तो उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले हमारा प्लान करेंगे कि हमको उस इक्विपमेंट का कितना यूज है, हमारा क्या कौन से डिपार्टमेंट लगाना है, कहाँ इंस्टॉल करेंगे, उससे रिटर्न कितना होगा, उसका टेस्टिंग क्या है। इन सारी चीज़ों के लिए हॉस्पिटल का ईयरली एक बजट मिलता है। टेंटेटिव बजट में क्या रहता है कि हमारा अप्रॉक्स इनकम कितना है और टोटल एक्सपेंस कितने हैं। एक्सपेंस में हमारे हॉस्पिटल के जो भी हमारे टेक्निकल स्टाफ है या सपोर्टिंग स्टाफ है, उनकी सैलरीज है। रेवेन्यू जनरेशन हमारा कहाँ से आता है, फार्मेसी से आता है, प्लस जो भी हॉस्पिटल में इन पेशेंट है, आउट पेशेंट है, जो उसके कास्ट से उससे रेवेन्यू जनरेट होता है। उस रेवेन्यू जनरेशन के बेसिस पे हमारा हॉस्पिटल का क्या करते हैं, बजट बनाते हैं कि हमारा हॉस्पिटल में टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं, हमको न्यू कुछ उसमें सेंशन करना है, कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, तो ईयरली क्या होता है, उस बजट बनाया जाता है। तो जो भी प्लान बजट है उसके बनाने का काम क्या करता है, जो भी गवर्निंग बॉडी जो उस हॉस्पिटल को गवर्न कर रहा है, उसका एक फंक्शन होता है। इसके बाद क्या होता है, टू सेलेक्ट द मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी। एक गवर्निंग बॉडी होती है, एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है। टू इंस्पेक्ट ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ हॉस्पिटल। जो गवर्निंग बॉडी उसका एक फंक्शन ये भी होता है कि उसका हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन करना एक हर टाइम बीइंग के बाद, कि जो भी हमारा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का फंक्शनिंग, जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो सारी चीज़ें हैं वो प्रॉपर फंक्शन में है कि नहीं है, उसके लिए क्या करते हो, इंस्पेक्शन करते रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन होता है टू कंडक्ट ए प्रोग्राम थ्रू हॉस्पिटल इन द कम्युनिटी फॉर कीपिंग अप गुड हेल्थ ऑफ कम्युनिटी। क्या करते, बहुत से आप हम लोग देखे होंगे हेल्थ कैंप लगते हैं या हेल्थ अवेयरनेस कैंप लगते हैं। तो गवर्निंग बॉडी का क्या रहता है, बहुत से प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं। उस प्रोग्राम कंडक्शन में क्या, कम्युनिटी में प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, उस प्रोग्राम कंडक्शन में होता है जो भी कम्युनिटी है, जो भी हमारा सोसाइटी है, उसमें क्या कर, जो हेल्थ का स्टैंडर्ड उसको इम्प्रूव करना। तो उसके बेसिस पे बहुत से हमारे प्रोग्राम चलते रहते हैं। जैसे गवर्नमेंट के भी प्रोग्राम रहते हैं, जैसे पोलियो उन्मूलन का था, तो उसमें क्या था कि गवर्नमेंट जितने भी 0 to 5 ईयर्स के बच्चे थे सबको पोलियो ड्रॉप पिलाती। तो उससे क्या था कि जो पोलियो का वायरस है वो जनरली 0 to 5 ईयर्स के जो बच्चे रहते हैं, उन चिल्ड्रेन हैं, उनके हाथ में होता है। तो हमारा मेन टारगेट वो था कि इंडिया से पोलियो ख़त्म हो जाए। तो इसी तरह से बहुत से हॉस्पिटल क्या करते हैं, मेडिकल कैंप लगाते हैं, हेल्थ अवेयरनेस कैंप लगाते हैं।
तो इसका क्या है कि अभी जो हमारा फंक्शन है वो गवर्निंग बॉडी का फंक्शन होता है। इसके बाद हमारा हेल्थ डिलीवरी, हेल्थ डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया। हेल्थ डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया में सबसे पहले हमने क्या बताया था कि सबसे पहले होता है हमारा कैबिनेट रैंक मिनिस्टर, कैबिनेट रैंक मिनिस्टर। कैबिनेट रैंक मिनिस्टर में फिर हमारा दो पार्ट हो जाते हैं। इसके बाद आता है पहला मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये होता है फॉर हेल्थ। सेकंड हो जाता है मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सेम जैसे हमने स्टेट हॉस्पिटल के लिए बताया था, इसके नीचे फिर हो जाते हैं हमारे सेक्रेटरी, सेक्रेटरी के बाद इसके नीचे फिर हो जाते हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी। इसके बाद हमारे डिप्टी सेक्रेटरी, इसके बाद हमारे DCCH, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, DGHS, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। इसके बाद हमारे आ जाते हैं एडिशनल, एडिशनल DGHS, एडिशनल DGHS के नीचे आ जाते हैं हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंटरनेशनल हेल्थ, मेडिकल केयर हॉस्पिटल, हॉस्पिटल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन, फेलोशिप, पब्लिक हेल्थ। ये सारे क्या हमारे भी जो हमारे यहाँ इंडिया में
जो हमारा हेल्थ सिस्टम का डिलीवरी है, जो हम बात करें अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होता है, सबसे पहले हमारे कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर होते हैं। कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर के बाद उसमें क्या रहते हैं, हम कैबिनेट रैंक बढ़ते हैं, उसके बाद स्टेट मिनिस्टर बोलते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। इसके बाद आता है हमारा मिनिस्टर ऑफ स्टेट का हेल्थ। इसमें डिवाइड है हेल्थ, और दूसरा हमारा सेक्शन हो जाता है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो हमारे क्या हो गया, सबसे पहले कैबिनेट रैंक मिनिस्टर हो गए, उसके बाद दो मिनिस्टर होते हैं स्टेट्स के, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ और मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। फिर इनके नीचे हमारे जो आते हैं, सबसे पहले क्या आता है, सेक्रेटरी, उसके बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी, उसके नीचे डिप्टी सेक्रेटरी, उसके बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, इसके बाद एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। फिर इसके नीचे हमारे फिर इसके नीचे हमारे जो भी हॉस्पिटल्स हैं, वो हॉस्पिटल और उसके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आते हैं। सेम अगर हम बात करें मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो सेम जैसे हम हमारे यहाँ स्टेट में हमारे थे सेक्रेटरी, तो सेम ऐसे यहाँ पे क्या आते हैं, सेक्रेटरी, सेक्रेटरी के बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी, इसके बाद डिप्टी सेक्रेटरी, इसके बाद हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये सारे क्या है हमारे यहाँ इंडिया में हेल्थ डिलीवरी सिस्टम। इसी में हमारा आता है सबसे रूरल लेवल पे हमारा आता है पीएससी। अगर हम हॉस्पिटल की बात करें तो सबसे नीचे वाला जो है उसमें आता है पीएससी, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर का कॉन्सेप्ट ये है कि रूरल एरिया में हम सबसे पहले बोले पीएससी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर क्या होता है कि इससे डिपेंडेंट होते हैं एवरी रूरल एरिया में। एक इस पर डिपेंड होता है जो भी हमारे सीएससी है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जिसको हम बोलते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उस पर डिपेंड रहते हैं, या जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे ये डिपेंड होते हैं। इसमें क्या रहता है कि अगर हम बात करें कि स्टाफिंग पैटर्न की, कौन कौन से हमारे स्टाफ होने चाहिए पीएससी में, सबसे पहले आता है हमारा मेडिकल ऑफिसर। एक पीएससी में कितना मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए, 1। मेडिकल ऑफिसर 1 हो जाता है। फिर हम बोलते हैं ब्लॉक एक्सटेंशन ऑफिसर। इनकी भी पोस्ट होती है 1। इसके बाद आता है फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट भी कितना होना चाहिए, 1। इसके बाद आता है फैमिली वेलफेयर फील्ड वर्कर। फैमिली वेलफेयर फील्ड वर्कर, ये होते हैं 3। इसके बाद आता है हमारा
अकाउंट कम क्लर्क, ये भी होता है 1। इसके बाद होते हैं नर्स एंड मिडवाइफ, नर्स एंड मिडवाइफ, इनकी पोस्ट होती है 4। हेल्थ वॉलेंटियर और फीमेल असिस्टेंट, हेल्थ वॉलेंटियर होता है, इनकी पोस्ट होती है 1। और इसके बाद आता है हमारा फीमेल असिस्टेंट, सेवन। ये टोटल पीएससी का स्टाफिंग है। कितने स्टाफ होने चाहिए मिनिमम किसी भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो रूरल एरिया में विलेज लेवल पे होता है, वो हॉस्पिटल सेल्फ सफिशिएंट होता है, लेकिन कुछ डिपेंडेंसी होती है इनके सीएससी, जिसको हम बोलते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जो ब्लॉक लेवल पे होते हैं, या तो हायर हॉस्पिटल जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, इसकी डिपेंडेंसी रहती है। तो इसमें कौन 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 से स्टाफ मिनिमम होने चाहिए, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है स्टाफ की, एक मेडिकल ऑफिसर मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होती है वो क्या होना चाहिए उनका, एमबीबीएस। मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट 1 होती है, ब्लॉक एक्सटेंशन ऑफिसर की पोस्ट 1 होती है, एक फार्मासिस्ट चाहिए, फैमिली वेलफेयर एंड फील्ड वर्कर 3 चाहिए, एक क्लर्क चाहिए जिसको हम अकाउंट क्लर्क बोलते 1 होता है, नर्सेज एंड मिडवाइफ 3 चाहिए, हेल्थ वॉलेंटियर 1 चाहिए और फीमेल असिस्टेंट 7 चाहिए। ये सारा क्या है हमारा पीएससी का जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसका स्टाफ है। इसके बाद आता है फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर। फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल ऑफ हॉस्पिटल रोल ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर। जो हमारे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनकी फंक्शन रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सबसे पहले क्या होता है, जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है जो हॉस्पिटल को एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है, जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन फुली देख रहा है, एक तो सबसे पहले हो गया गवर्निंग बॉडी। गवर्निंग बॉडी ने क्या किया कि एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया। तो क्या फंक्शन है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एडमिनिस्ट्रेशन की, सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी ऑफ गवर्निंग बॉडी, जो उस हॉस्पिटल को गवर्न कर रहा है। गवर्निंग बॉडी में क्या आते हैं हमारे, ऑन द बेसिस ऑफ गवर्निंग बॉडी हम लोग, मैंने आप लोगों को हॉस्पिटल का
क्लासिफिकेशन बताया था कितने टाइप के हॉस्पिटल है ऑन द बेसिस ऑफ गवर्निंग बॉडी। पहले थे सबसे पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो स्टेट गवर्नमेंट के हमारे पीएससी, सीएससी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस, स्टेट गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस। सेंट्रल गवर्नमेंट के हमारे पीजीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस, कमांड हॉस्पिटल, आर्मी हॉस्पिटल, रेलवे हॉस्पिटल, ये सारे क्या थे? सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गए। इसके बाद थे कुछ मैंने बताया था ट्रस्ट के हॉस्पिटल, जो उसको गवर्निंग बॉडी जो उसको चला रहा है कोई एक ट्रस्ट चला रहा है। तो ट्रस्ट के हॉस्पिटल में आप लोग बताया था एग्जाम्पल के गोरखनाथ हॉस्पिटल। इसके बाद आप लोगों को बताया था प्राइवेट हॉस्पिटल या कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। तो जो भी हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल या कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, सहारा हो गया, आपके वेदांता हो गया, फोर्टिस हो गया, सारे क्या है? कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है। तो इसमें सब जो फंक्शन है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर की, सबसे पहले टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी ऑफ गवर्निंग बॉडी। जो गवर्निंग बॉडी की जो भी पॉलिसी है उसको क्या करना है? इम्प्लीमेंट करना है। अगर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की है तो स्टेट गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, उस पॉलिसी को क्या करना है? इम्प्लीमेंट करना है, जो भी उस हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेटर है। इसके बाद होता है टू डिसाइड द सब कमेटी दियर मेंबर एंड द फंक्शन। क्या होता है? अगर कोई बड़ा हॉस्पिटल है तो उसमें क्या करना, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है उस हॉस्पिटल का जो भी हेड है वो क्या करता है? सब कमेटी बनाता है, डिफरेंट टाइप के कमेटी बनाता है। उस कमेटी को कितने मेंबर होंगे, क्या उनके फंक्शन होंगे, वो उसको डिसाइड करता है। इसके बाद होता है टू डिसाइड साइंटिफिक प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज ऑफ स्टाफ। बहुत से इनके सीएमई होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन। जैसे डॉक्टर्स की हम बात करें तो उनके सीएमई होते हैं, प्रोग्राम होते रहते हैं क्या, और डिफरेंट टाइप के सेमिनार प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें होती रहती है। ट्रेनिंग, जो भी स्टाफ है, जो भी टेक्निकल स्टाफ है या सपोर्टिंग स्टाफ है, उनकी ट्रेनिंग होती रहती है। उससे क्या हो कि उनका जो भी नॉलेज है, नॉलेज को अपग्रेड करते रहें और उनका डेवलपमेंट हो, नॉलेज का डेवलपमेंट होता रहे। इसके बाद होता है टू मैनेज रूटीन एक्टिविटी बाय कंसिडरिंग मेन पर्पज ऑफ पेशेंट केयर। हॉस्पिटल का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? पेशेंट केयर। चाहे वो इन पेशेंट है, इन पेशेंट का मतलब जो भी पेशेंट हमारा हॉस्पिटल में एडमिट है उसको बोलते हैं इन पेशेंट या आउट पेशेंट, ओपीडी जिसको बोलते हैं, आउट पेशेंट हो। तो जो भी हमारा पेशेंट केयर है, हॉस्पिटल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? पेशेंट केयर। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो रूटीन एक्टिविटी है, वो रूटीन फंक्शन में रहे। ऐसा नहीं है कि हम हॉस्पिटल बंद करके और सेमिनार में सबको भेज दिए, या ओपीडी आपने बंद कर दिया और सेमिनार में भेज दिए, ये फंक्शन नहीं होता। जो भी रूटीन फंक्शन है पेशेंट केयर है, पेशेंट केयर के साथ जो भी एक्टिविटी है नॉलेज अपग्रेडेशन की, या जो भी एक्टिविटी है जो हम सेकेंडरी एक्टिविटी है उसको सेकेंडरी कंसिडर करते हैं। प्राइमरी एक्टिविटी रहती है हमारी पेशेंट केयर। तो पेशेंट केयर को प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको रूटीन एक्टिविटी में कंसिडर करते हैं। टू अटेंड सेमिनार मीटिंग्स अरेंज बाय अदर हॉस्पिटल। क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि एक ही हॉस्पिटल अपना सेमिनार या वेबिनार, सेमिनार या जो भी एक्टिविटी हो परफॉर्म करते, दूसरे हॉस्पिटल भी अपने सेमिनार वगैरह करते। तो जब दूसरे हॉस्पिटल भी करते हैं तो इस हॉस्पिटल के लोग उस सेमिनार या अटेंड करने जाते हैं। To arrange the program for the keeping good health of community and to increase the status of hospital। क्या होता है कि जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है वो डिफरेंट प्रोग्राम भी अरेंज करते हैं। हमने आपको बताया था गवर्निंग बॉडी का पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने। तो डिफरेंट प्रोग्राम में क्या रहता है कि एक उनका सेंटर है, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम करना है, कोई भी हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम है या मेडिकल कैंप्स है या क्या चीज़ दूसरी चीज़ें भी अरेंज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम अरेंज करते हैं। उससे क्या होता है कि जो भी हमारी सोसाइटी है, कम्युनिटी है, उनका क्या करना है? इंक्रीज द स्टेटस ऑफ हॉस्पिटल।
अगर कोई हॉस्पिटल रूटीनली अगर हेल्थ केयर प्रोग्राम कर रहा है, हर रूरल एरिया में लोगों का हेल्थ अवेयरनेस के बारे में चीज़ें बता रहा है, प्रोग्राम रूटीनली प्रोग्राम कर रहा है एवरी 15 डेज या भी हेल्थ केयर कैंप लगा है, तो उससे क्या रहता है उस हॉस्पिटल का स्टेटस भी इम्प्रूव होता है। सबको पता चलता है नहीं वो हॉस्पिटल अच्छा काम कर रहा है और उसका इम्पैक्ट हमारे सोसाइटी पे भी आता है। To decide the programs for training of physicians, nurses and volunteer and control over the such program and activity. जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर वो क्या करता है, डिसाइड करता है कौन से प्रोग्राम में। ऐसा नहीं है कि हमारा कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसकी ज़रूरत हमारे सर्जन की है, उस प्रोग्राम में अगर सर्जरी रिलेटेड कोई प्रोग्राम है हम वहाँ पे जो भी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर है वो क्या करेगा, सर्जन को ही भेजेगा। ऐसा नहीं किसी नर्स को भेज दे या फिजिशियन को या फार्मासिस्ट को वो उस ट्रेनिंग या प्रोग्राम में भेजे। तो जिसके रिलेटेड है, जो जिस प्रोफेशन रिलेटेड जो प्रोग्राम है वो डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोग्राम किसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियरी है और उसका हमारे सोसाइटी पे बेटर रिजल्ट रहेगा, उसी को सेलेक्ट करते हैं, उसी हिसाब से प्रोग्राम डिजाइन करते हैं, उसी हिसाब से वो ट्रेनिंग डिजाइन करते हैं और पर्सन सेलेक्ट करते हैं कौन पर्सन कौन से प्रोग्राम या ट्रेनिंग अटेंड करेगा। अगर कोई हमारी मेडिसिन रिलेटेड प्रोग्राम है, मतलब किसी भी दवा का हमको रख रखाव कैसे करना है, क्या स्टोरेज कंडीशन है, कैसे उसको मेंटेन करना है, उसकी इन्वेंट्री कैसे मेंटेन करना है, जो भी उसके रूल रेगुलेशन है उसको कैसे फॉलो करना है, उसके लिए अगर उसकी जो ट्रेनिंग दी जाएगी तो हम किसको भेजेंगे, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर किसको भेजेगा, वो भेजेगा किसी जो उस हॉस्पिटल में जो फार्मासिस्ट है, जो मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, जो उसकी देख रेख करता है, जो उसका रख रखाव करता है, उसी को भेजेगा। अगर सर्जरी रिलेटेड कोई प्रोग्राम है तो किसको भेजेंगे, किसी सर्जन को। ये सारे सेम प्रोग्राम्स जो है वो डिसाइड करते हैं, ट्रेनिंग डिसाइड करते हैं किसको भेजना है। इसके बाद होता है टू कम्युनिकेट विद द हॉस्पिटल स्टाफ एंड द डिस्कस अबाउट प्रॉब्लम ऑफ स्टाफ। जो भी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर जब भी कोई फंक्शन होता है, कोई भी हमारा अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में उसमें जो स्टाफ है उसके प्रॉब्लम्स क्या है या हॉस्पिटल में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। To attend the meeting of the governing body and discuss about budget of hospital, finance and other problem of hospital. हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है कि जो भी मीटिंग है वो मीटिंग गवर्निंग बॉडी के साथ करता है, जो भी गवर्निंग बॉडी है गवर्निंग बॉडी के साथ वो मीटिंग करता है रिगार्डिंग बजट, कि हॉस्पिटल का जो बजट है, हॉस्पिटल में जो प्रॉब्लम्स हैं, या हॉस्पिटल में प्रॉब्लम्स है चाहे स्टाफिंग रिलेटेड हो या मशीनरी रिलेटेड हो, किसी भी इक्विपमेंट का एएमसी है, जो भी सारी चीज़ें हैं वो गवर्निंग बॉडी के साथ वो मीटिंग करती हैं। टू टेक सेंशन और अप्रूवल ऑफ गवर्निंग बॉडी फॉर हॉस्पिटल बजट। तो क्या होता है कि वो अपना एक बजट बनाते हैं और उस बजट को क्या करते हैं, सेंशन कराते हैं गवर्निंग बॉडी से। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदना है, सपोज किसी भी हॉस्पिटल में एक सिटी स्कैन मशीन खरीदना है, तो जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर है, जो उनकी टीम है, वो सबसे पहले क्या करेगी, उसका एक पहले एक प्रोजेक्ट बनाएंगे कि हमको इस मशीन की ज़रूरत क्यों है, कितने पेशेंट आते हैं, क्यों ज़रूरत है, उसका बजट कितना लगेगा, मतलब उसको खरीदने में कितना पैसा खर्च होगा, फिर उसका आगे का मेंटेनेंस कैसे होगा, कौन स्टाफ उसको करेगा। तो ये सारी चीज़ें पहले प्लान करते हैं, प्लान करने का बजट सेंशन होता है, बजट सेंशन होने के बाद ही वो जो भी इक्विपमेंट है वो उसकी परचेजिंग होगी। टू चेक द डॉक्यूमेंट एंड एक्टिविटी डन इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जो भी एक्टिविटी हो रही है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, उसको चेक करता है कि जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है इन पेशेंट केयर की, चाहे वो इन पेशेंट है या आउट पेशेंट है, जो भी उसके रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंटेशन के वर्क है या उसके रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
उसको क्या करता है, चेक करता है। He should plan for the extension of a hospital. जो भी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर है वो प्लान करता है हॉस्पिटल को आगे बढ़ाने में। कोई नया डिपार्टमेंट खोलना है या नंबर ऑफ बेड इंक्रीज करना है या जो भी हॉस्पिटल के एक्सटेंशन है, नए मशीनें मंगानी है, ये सारे कौन देखता है, उसका हॉस्पिटल का जो एडमिनिस्ट्रेटर है। He has to provide facility, equipment and assistant to clinical department. जो भी हमारा क्लिनिकल डिपार्टमेंट है, क्लिनिकल डिपार्टमेंट की जितनी भी फैसिलिटी है, इक्विपमेंट रिलेटेड या उससे रिलेटेड जो भी हमारी रिक्वायरमेंट हो, सारा चीज़ें वो देखता है। अभी क्या होता है, जो भी हमारा फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जो भी हमारे हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर है उसका फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय हॉस्पिटल। कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड की जाती है हॉस्पिटल के द्वारा? तो सबसे पहले क्या आता है, हॉस्पिटल सबसे पहले कौन सी सर्विस प्रोवाइड करती है? हम बात करें सर्विसेज की, तो सबसे पहले हमारे आते हैं क्लिनिकल सर्विसेज। क्लिनिकल सर्विसेज में क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है हमारा जनरल सर्जरी एंड ऑर्थोपेडिक। क्लिनिकल सर्विसेज में फर्स्ट आता है जनरल सर्जरी एंड ऑर्थोपेडिक। इसके बाद आता है गायनोकोलॉजी एंड ऑप्स गायनी जिसको बोलते हैं। इसके बाद ईएनटी, ऑप्थेल्मिक, एनेस्थीसिया, साइकेट्रिक, ये सारे किस में आते हैं हमारे जनरल, ये सारे किस में आते हैं क्लिनिकल सर्विसेज में। क्लिनिकल सर्विसेज में सबसे पहले जनरल सर्जरी एंड ऑर्थोपेडिक सर्जरी। जो भी जनरल सर्जरी जिन भी चीज़ों को हम बात करते हैं जनरल सर्जरी में क्या क्या चीज़ें आती है। इसके बाद गायनोकोलॉजी, इसके बाद हमारा ईएनटी, ऑप्थेल्मिक, एनेस्थीसिया, साइकेट्रिक, ये सारे क्या है हमारे क्लिनिकल सर्विसेज है। सेकंड आते हैं नॉन क्लिनिकल सर्विसेज। नॉन क्लिनिकल सर्विसेज में क्या क्या आते हैं? नर्सिंग सर्विस, जो भी हमारे हॉस्पिटल में इन पेशेंट है, जो भी हमारे नर्सिंग केयर दिए जाते हैं उसको बोलते हैं नर्सिंग सर्विस। नर्सिंग सर्विस कौन सी होती है? नॉन क्लिनिकल सर्विस होती है। डायट्री सर्विसेज, फार्मेसी, हाउस कीपिंग, पैथोलॉजिकल, ब्लड बैंक, ये सारे क्या है हमारे नॉन क्लिनिकल सर्विसेज है। पहले हमने सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय हॉस्पिटल की बात करें तो सबसे पहले हमारे क्लिनिकल, बीमारी रिलेटेड जो भी सर्विस होती है वो सारी चीज़ें हमारे किस में आती हैं क्लिनिकल सर्विस। बीमारी के बाद जो भी सर्विस आती है सेकेंडरी, वो सारे जो भी हमारी बीमारी रिलेटेड सर्विस नहीं है वो होती है नॉन क्लिनिकल सर्विसेज। नॉन क्लिनिकल सर्विस में सबसे पहले नर्सिंग सर्विस, फार्मेसी सर्विस, डायरेक्टरी सर्विस, जो भी हमारे खाने पीने की जो हॉस्पिटल में चीज़ें आती है, जो इन पेशेंट है इन पेशेंट के लिए जो भी हमारे खाने पीने की चीज़ें आती है वो सारे डायरेक्टरी सर्विसेज है।
हाउसकीपिंग सर्विसेज, जो भी हॉस्पिटल की साफ सफाई एक्टिविटी है वो सारे किस में आती हैं? हाउसकीपिंग सर्विसेज में। पैथोलॉजिकल, जो भी ब्लड रिलेटेड टेस्टिंग है, जो भी पैथोलॉजी में ब्लड या यूरिन के टेस्टिंग कराते हैं वो सारे क्या होती हैं? नॉन क्लिनिकल सर्विसेज होती है। जो ब्लड बैंक है, ब्लड बैंक भी किस में आता है? नॉन क्लिनिकल सर्विस में आते हैं। हॉस्पिटल सर्विस में हमारे क्या क्या है? क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल। क्लिनिकल में हमारा जनरल सर्जरी, मेडिकल सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज में जो भी हमारे, जिसको हम बोलते हैं फिजिशियन, जो भी हमारे आउट पेशेंट डोर आते हैं। क्लिनिकल सर्विस मतलब बीमारी रिलेटेड जितनी भी सर्विस आती है, बीमारी को सही करने में या जो भी सारी सर्विसेज आती है वो आती है क्लिनिकल सर्विस। नॉन क्लिनिकल में जो बीमारी रिलेटेड नहीं है, नर्सिंग सर्विस, फार्मेसी, हाउस कीपिंग, जो भी इन पेशेंट है, इन पेशेंट की खाने की चीज़ें, अकाउंट कीपिंग, ये सारे किस में आते हैं? नॉन क्लिनिकल सर्विस में। इसके बाद हम बात करेंगे एक एक की। क्या सर? सबसे पहले हम क्लिनिकल सर्विसेज। क्लिनिकल सर्विसेज में हमारा आता है, क्लिनिकल सर्विसेज क्या होता है? जो भी हमारा क्लिनिकल सर्विस है, ये सारी सर्विस गवर्न की जाती है क्वालिफाइड एंड ट्रेंड मेडिकल स्टाफ। क्लिनिकल सर्विस सारी गवर्न की जाती है, गवर्न बाय क्वालिफाइड एंड ट्रेंड मेडिकल स्टाफ। क्लिनिकल सर्विसेज हमेशा गवर्न की जाती है, जो भी हमारे क्वालिफाइड और ट्रेंड मेडिकल स्टाफ है। अगर हम बात करें सर्जरी की, पहले सबसे पहले हमारा जनरल सर्जरी। तो जनरल सर्जरी के लिए हमारा क्या होना चाहिए? जनरल सर्जन होना चाहिए जो एमएस सर्जरी किया हुआ है। या अगर आर्थोपेडिक सर्जरी की बात करें तो क्या हो? वो आर्थोपेडिक में सर्जरी का कोर्स किया हुआ है। इसमें अगर क्लिनिकल सर्विस में सबसे पहले हमारा आ गया क्या है? ट्रेंड एंड क्वालिफाइड मेडिकल स्टाफ। इसमें ट्रेंड एंड क्वालिफाइड मेडिकल स्टाफ है। तो अगर स्टाफिंग पैसन की बात करें तो सबसे पहले आता है ऑर्डिनरी स्टाफ। सबसे पहले हमारा ऑनरी स्टाफ। ऑनरी स्टाफ में क्या होता है कि जनरली ये फिजिशियन होते हैं जो रिटायर हो चुके हैं और रिटायरमेंट के बाद भी वो फंक्शन काम करना चाहते हैं हॉस्पिटल में। तो उनका एक्सपीरियंस, उनका ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा, उन्होंने पूरी लाइफ अपने मेडिकल फील्ड में काम किया हुआ है और उनका जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। उनका जो भी परफॉर्मेंस और एक्सपीरियंस है वो आउटस्टैंडिंग है। उनको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी स्टाफ। उसके बाद आते हैं कंसल्टेंटिंग स्टाफ। सेकंड आता है जो स्टाफिंग पैटर्न में है, कंसल्टेंटिंग
कंसल्टिंग स्टाफ में हमारा क्या होता है, दीज आर द स्पेसिफाइड फ्रॉम द स्पेसिफिक फैकल्टी एंड अवेलेबल हॉस्पिटल स्पेसिफिक टाइम ओनली। कंसल्टेंसी स्टाफ में क्या हो रहा था, एक स्पेसिफिक, जैसे हम बात करें कि कोई भी स्पेसिफिक डॉक्टर है या असिस्टेंट प्रोफेसर है, या वो क्या है, उसका स्पेसिफिक टाइम के लिए हॉस्पिटल में आता है, और उनका जो स्पेशलाइजेशन है वो क्या रहता है, स्पेसिफिक रहता है। इसके बाद आता है हमारा एक्टिव स्टाफ। एक्टिव स्टाफ में क्या आते हैं, दीज आर द एक्टिव एंड फुल टाइम द एम्प्लॉय ऑफ द हॉस्पिटल, दीज आर हैविंग इन्वॉल्वमेंट टू इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ हॉस्पिटल। जो भी हमारे सीनियर रेजिडेंट या जूनियर जो डॉक्टर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एक्टिव स्टाफ बोलते हैं। वो क्या रहते हैं, हॉस्पिटल में फुल टाइम जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं उनको हम बोलते हैं एक्टिव स्टाफ। कंसल्टेंटिंग हमारे जो भी उस मेडिकल कॉलेज का अगर हम एग्जाम्पल लें तो जो हमारे प्रोफेसर्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंसल्टिंग स्टाफ बोलते हैं। एक्टिव स्टाफ में फुल टाइम रहते हैं हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल के जो भी ऑब्जेक्टिव है, आपको हॉस्पिटल के ऑब्जेक्टिव बताए तो हॉस्पिटल को जो भी ऑब्जेक्टिव उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। इसके बाद आता है एसोसिएटेड मेडिकल स्टाफ। एसोसिएटेड मेडिकल स्टाफ में क्या रहते हैं, जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, जूनियर डॉक्टर्स हैव लेस एक्सपीरियंस, वो आते हैं हमारे एसोसिएटेड मेडिकल स्टाफ। डी एसोसिएटेड मेडिकल स्टाफ। नेक्स्ट आता है हमारा रेजिडेंशियल मेडिकल स्टाफ। रेजिडेंशियल मेडिकल स्टाफ, इसमें क्या होता है, these are the group of physicians who are employees of hospital and living in campus of hospital, उनको बोलते हैं रेजिडेंशियल मेडिकल स्टाफ। इसके बाद आता है कस्टडी मेडिकल स्टाफ। सर्विसेज में हमने गवर्न बाय द क्वालिफाइड एंड ट्रेड मेडिकल स्टाफ। अगर स्टाफिंग पैटर्न की बात करें तो कौन कौन से टाइप हमारे मेडिकल स्टाफ है। सबसे पहले ऑर्डिनरी स्टाफ। ऑर्डिनरी स्टाफ में क्या है कि जो भी हमारा फिजिशियन या सर्जन रहा है उसका एक्सपीरियंस जो है एक्सीलेंस रहा है, उनकी परफॉर्मेंस एक्सीलेंस रही है, और रिटायरमेंट के बाद वो हॉस्पिटल की में एक्टिवली परफॉर्म करते। इसके बाद कंसल्टेंटिंग स्टाफ। कंसल्टेंटिंग स्टाफ में क्या था कि उनका नॉलेज स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक टाइम के लिए वो हॉस्पिटल में होते हैं। एक्टिव स्टाफ, एक्टिव स्टाफ में क्या है कि वो 24 आवर एक्टिवली परफॉर्म करते हैं हॉस्पिटल के अंदर। इसके बाद है एसोसिएटेड मेडिकल स्टाफ। एसोसिएटेड मेडिकल स्टाफ में हमारा था जूनियर डॉक्टर्स की बात करते हैं। जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएटेड मेडिकल स्टाफ में आते हैं जिनका एक्सपीरियंस लेस है। इसके बाद है रेजिडेंशियल मेडिकल स्टाफ। इसमें क्या रहता है, ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स है जो हॉस्पिटल के अंदर ही रहते हैं। इसके बाद कंसल्टेटिव मेडिकल स्टाफ। इसमें क्या होता है कि वो ऐसे फिजिशियन या सर्जन जो हॉस्पिटल को ज्वाइन नहीं करते, ऑन कॉल जिसको बोलते हैं, ऑन कॉल डॉक्टर, ऑन कॉल रहते हैं।
इसमें क्या करता है कि रिफ्यूज कर देते हैं जो हॉस्पिटल की एक्टिविटी रहती है,